चैप्टर 14 एयोमा की दासी। ले मुआन ने कैरोलिन को उसी तरह छोड़ दिया था जैसे एक गूढ़ चट्टान को छोड़ देता है, किसी का ध्यान नहीं जाता। किसी ने उसे जाते नहीं देखा था और कुछ दिनों तक पेड़ काटने में व्यस्त एयोमा को उसके अस्तित्व का स्मरण नहीं हुआ, और ये तथ्य कि वह उसके साथ उत्तरी समुद्र तट पर नहीं गई थी। फिर उसने एक महिला को भेजा और वो ये समाचार लेकर लौटी कि लड़की का कोई पता नहीं है, यद्यपि उसकी डोंगी किनारे पर लगी हुई थी, और यह भी कि हाल ही में पकाए गए भोजन का कोई निशान नहीं था, और यह कि लड़की कुछ दिनों से गायब रही होगी, क्योंकि हाल ही में रेत के कोई निशान नहीं मिले थे। हवा, चाहे वह मध्यम रूप से तेज ही क्यों न हो, रेत के निशानों को धुंधला कर देती है और मिटा देती है, और महिला ने अनुमान लगाया कि कुछ दिनों से दक्षिणी समुद्र तट पर कोई नहीं आया था। हालांकि उसे कुछ निशान मिले थे जिनका वह कारण नहीं बता सकती थी। पीटरसन के जूतों के निशान और पानी के पीपे ले जाने वाले कनक के पदचिह्नों ने उसके मन को विचलित कर दिया। वे लगभग गायब हो गए थे, लेकिन उसे ऐसा लगा कि वहां बहुत से लोग थे, एक ऐसी बात जिसने एयोमा को ठंडा कर दिया। एयोमा के पास कल्पनाओं के लिए समय नहीं था। अगर लड़की जीवित होती तो वह अपनी डोंगी में आती, अगर मौत किसी भी रूप में उसके पास आती, जिस रूप में मौत चट्टान पर चलती है, तो परेशान करने का कोई फायदा नहीं था। डोंगी बनाने के लिए बुलावा, जो पहले उसे नापसंद था, ने उसे नई जवानी दी थी। समुद्र की आत्मा उसके अंदर गाती थी और नए नए कटे पेड़ों की खुशबू ने उतामाटू को समुद्र तट पर और उसके योद्धाओं को सैर पर ला दिया था। ले मुआन की तरह एयोमा के लिए भी अतीत या भविष्य की कोई आवश्यकता नहीं थी, ज्वलंत वर्तमान ही सब कुछ था। जो चीजें थीं, वे एयोमा के लिए कम या ज्यादा दूरी पर साथ साथ तैरती हुई चीजें थीं, पीछे नहीं। यह उतामाटू की याद नहीं थी जो समुद्र तट पर टहल रहा था, बल्कि खुद उतामाटू था, जो दूरी के कारण अछूता था और केवल उसी तरह बात कर पा रहा था जैसे उसने जीवन में बात की थी, लेकिन फिर भी वहां था। एयोमा को उसे देखने के लिए अपना सिर पीछे की ओर नहीं मोड़ना पड़ा, जैसा कि हमें अपने मृतकों को देखने के लिए अपना सिर मोड़ना पड़ता है। उसे केवल बगल की ओर देखना था, जैसे कि यह था। कल, परसों और उससे पहले के दिन की चीजें अधिक या कम दूरी पर एयोमा के बगल में थीं, उसके पीछे नहीं, सभी सर्फ सवारों की तरह जो उसके साथ एक ही लहर पर थे और उसी प्रवाह द्वारा आगे बढ़ रहे थे, फिर भी एक दूसरे से अलग थे, हालांकि एक पंक्ति में थे। कैरोलिन की भाषा में अतीत के बारे में हमारे विचार को दर्शाने वाला कोई शब्द नहीं था सिवाय कुमा, दूरी शब्द के, जिसका मतलब हो सकता है कि डोंगी और डोंगी के बीच की दूरी या आज और कल की घटना के बीच की दूरी, और उस महिला के लिए जिसने यह अनुमान लगाया कि ले मुआन ने कुछ दिनों से समुद्र तट पर कदम नहीं रखा है। दिनों का मतलब दूरी का माप था, समय का नहीं। ले मुआन यात्रा कर रही थी, समुद्र तट से दूर जा रही थी, वापस नहीं लौट रही थी, जबकि इतने सारे सूर्योदय और इतने सारे सूर्यास्त हो चुके थे। वह बहुत दूर चली गई थी, लंबे समय से नहीं। कैरोलिन पर 1 मील दौड़ने वाले व्यक्ति की गति का उसमें लगे समय से कोई संबंध नहीं था, यह उसकी शक्ति का माप था। दौड़, व्यक्ति और मील के बीच संघर्ष थी, और दौड़ने वालों में सबसे तेज दौड़ने वाला कैरोलिन के लिए सबसे तेज नहीं था, बल्कि सबसे मजबूत और सबसे चपल था। ये गहन सत्य उनकी सहज दृष्टि के सामने प्रकट हुआ, जो कि मस्के वोलेटेंट से अप्रभावित थी, जिसे हम मिनट, सेकंड और घंटे कहते हैं, और यह भी कि जब दौड़ समाप्त हो गई तो वह विलुप्त नहीं हुई, बल्कि केवल कुछ दूरी पर चली गई, ठीक उसी तरह जैसे कि एक डोंगी जो डोंगी से बह रही है, विलुप्त नहीं होती, यद्यपि अछूती और ओलों से बची हुई होती है, और अंततः दूर से दृष्टि से ओझल हो जाती है। कैरोलिन पर एक मरा हुआ आदमी वह था जो बहकर दूर चला गया था। वह वहां था, लेकिन कुछ दूरी पर, वह दूरी के माध्यम से एक अधिक मजबूत तरीके से वापस आ सकता था, जितना कि स्मृति दृष्टि उसे प्रकट नहीं कर सकती थी। कई लोगों ने ऐसा किया था। उतामाटू को कई लोगों ने इस तरह से देखा था जब से वह बहकर दूर चला गया था। वह एक बार औरती की पत्नी नालिया को ये बताने के लिए वापस आया था कि पवित्र चप्पू कहाँ छिपा था, वह चप्पू जो सबसे बड़ी युद्ध डोंगी के पतवार के रूप में काम करता था। वह भूल गया था कि युद्ध डोंगी नष्ट हो गई थी, फिर भी वह वापस आ गया था। हालांकि उनमें मेलानेशियाई तनाव था,
मेलानेशियाई लोगों के विपरीत कैरोलिन के लोगों को यह विश्वास नहीं था कि पूर्वजों की आत्माएं मछली या पक्षियों में पुनर्जन्म लेती हैं, न ही वे मन के प्रभाव में विश्वास करते थे। कैरोलिनाइट के लिए स्मृति एक प्रकार की दृष्टि थी जो जीवित लोगों को अतीत पर नहीं बल्कि वर्तमान पर नज़र डालने में सक्षम बनाती थी, और उन लोगों और चीज़ों को देखने में सक्षम बनाती थी जो दूर अतीत में नहीं बल्कि दूर वर्तमान में दाएं और बाएं तैर रहे थे। जिस प्रकार सर्फ सवार अपने साथियों को निकट और दूर देखता है, सभी एक ही लहर पर तैर रहे हैं, यद्यपि उनमें से कुछ आवाज की पहुंच से परे हैं और कुछ दूरी के कारण लगभग अदृश्य हैं, उसी प्रकार आत्मा का लौटना वास्तव में दूर स्थित आत्मा का दृष्टा की ओर बढ़ना है, मानो सर्फ सवार लहर के प्रवाह के समकोण पर दूर स्थित साथी के पास तैरकर जाए। अतः जब ओमा काम कर रहा था तो उसने उतामाटू और उसके योद्धाओं तथा बूढ़े डोंगी निर्माताओं को मृत और विलुप्त व्यक्तियों के रूप में नहीं देखा, बल्कि वास्तविकताओं के रूप में देखा, हालांकि वे स्पर्श और आवाज की आवाज तथा मांस की आंखों की दृष्टि से परे थे। वर्षों पहले उत्तरी और दक्षिणी जनजातियों के बीच हुए युद्ध के बाद से द्वीप पर पैदा होने वाले बच्चों में से अधिकांश लड़के थे, जबकि अधिकांश महिलाओं ने उस प्राकृतिक नियम के अनुसार पुरुषोचित गुण विकसित कर लिए थे, जो सुदूर द्वीप के साथ साथ उच्चतम और व्यापक सभ्यता में भी लागू होता है। एयोमा को सहायकों की कोई आवश्यकता नहीं थी, सिवाय उन लड़कों के, जो लगभग 1 दर्जन थे, जो कुल्हाड़ी को एक आदमी की तरह ही अच्छी तरह से चला सकते थे, लेकिन एयोमा का दिल और आत्मा अपने काम में लगा हुआ था, वह कोई साधारण नाव बनाने वाला नहीं था। उसके अंदर एक राजनेता बनने की क्षमता थी। वह डिक को इमारत बनाने या मछली पकड़ने और मछली पकड़ने के भाले के अलावा कोई और काम नहीं करने देता था। तुम मुखिया ओमपालूक हो, एयोमा ने उतामाटू के घर के सामने शाम को बैठते हुए कहा, जो अब डिक का घर है। तुम जवान हो और चीजों के सभी तरीके नहीं जानते, लेकिन मैं तुम्हें एक बेटे की तरह प्यार करता हूँ। मुझे नहीं पता कि तुम्हें ऐसा क्या है जो हमसे ऊपर है, लेकिन समुद्र जिसे मैं प्यार करता हूँ, तुम्हारी आंखों में है। समुद्र, हमारे पिता ने तुम्हें भेजा है, लेकिन तुम्हें अभी भी उस भूमि के तरीके सीखने हैं, जहाँ मुखिया कोई काम नहीं करता। फिर वह अपने आप से बड़बड़ाता और बैठते हुए हिलता, और फिर उसकी आवाज़ कराहने लगती, क्या लोग अपने साथ काम करने वाले के सामने अपना सिर उठा सकते हैं, या वे अपना सिर झुकाएंगे ताकि वह अपना पैर उनकी गर्दन पर रख दे। फिर अपनी आंखें नीचे करके वह अपने आप से बात करता। शब्द इस तरह एक साथ चलते थे कि अलग अलग नहीं हो पाते थे, लेकिन हमेशा, काटाफा ने देखा, उसकी आंखें बार बार घर की छाया में छोटे जहाज़ों पर लौट आती थीं। बहुत पहले किर्नी द्वारा बनाए गए मॉडल जहाज एक सभ्यता के अवशेष जिनके बारे में डिक और एयोमा और काटाफा कुछ भी नहीं जानते थे, या केवल इतना जानते थे कि जहाज, जिन बड़े जहाज़ों के ये समान थे, खतरनाक थे और उनमें सवार लोग बुरे थे और यदि संभव हो तो उनसे बचना या उन्हें नष्ट करना था। बहुत पहले का वह पोटसी जिसने तोप का गोला दागकर काटाफा की डोंगी को नष्ट कर दिया था, वह स्कूना जो मेलानेशिया वासियों को पाम ट्री तक लाया था, वह स्पेनिश जहाज जो कैरोलिन लैगून में डूब गया था और वह वेलर जो उसके पीछे आया था, इन सबने डिक, आयोमा और काटाफा के मन में यह बात घर कर गई थी कि कुछ ऐसा था जिसका नाम वे नहीं जानते थे, पर जो सभ्यता थी वह समुद्र रेखा के पार था, कुछ ऐसा जो ऑक्टोपस की तरह कभी कभी जहाज के रूप में एक संकेत को बाहर निकालता था, एक ऐसी आयत जो विनाशकारी थी और यदि संभव हो तो नष्ट हो जाने वाली थी। आयात वह नाम था जो कैरोलिन ने बड़े बर्गोमास्टर गर्ल्स को दिया था, जो छोटे गर्ल्स के लिए वही थे जो स्कूना डोंगियों के लिए होते हैं, और इसलिए जहाज के आकार की कोई भी चीज़ आयात थी, यानी एक ऐसी चीज़ जो अपने साथ एक डाकू और हत्यारे की सभी प्रवृत्तियां लेकर चलती थी, क्योंकि बड़े गर्ल्स छोटे गर्ल्स से उनका भोजन छीन लेते थे और उनके चूजों को खा जाते थे और लड़ते थे और अपने पंखों से चट्टान की धूप को काला कर देते थे। ये तुलना प्रशांत महासागर के व्यापारियों या उनके जहाज़ों या उस सभ्यता की प्रशंसा नहीं थी जिसने उन्हें विश्व पर आक्रमण करने के लिए भेजा था, बल्कि यह अत्यंत अनुचित थी। और फिर भी घर की छाया में छोटी छोटी आयतें एयोमा के लिए शब्दों से परे आकर्षण रखती थीं। वे पाप की तरह आकर्षक थीं। दिन भर की कड़ी मेहनत के बाद ये बूढ़ा बच्चा कभी कभी अपनी नींद में उनके बारे में सपने देखता था, सपना देखता था कि वो उन्हें बड़े चट्टानी तालाब पर चलाने में मदद कर रहा है,
जैसा कि वह कभी कभी वास्तविकता में भी करता था। फ्रिगेट, पूरी तरह से सुसज्जित जहाज, स्कूना और वेलमैन, सभी ने चट्टानी तालाब में यात्रा की थी जो प्रकृति द्वारा एक मॉडल परीक्षण टैंक के रूप में बनाया गया था। वास्तव में कैरोलिनियों के शासक के रूप में डिक का पहला महान सार्वजनिक कार्य दक्षिणी समुद्र तट से एयोमा को लाने के अगले दिन इस नौसेना का पूर्ण निरीक्षण करना था। एयोमा उस स्कूना को देखकर मोहित हो गया था जिसे डिक ने उसे उतरते समय दिखाया था। उसने अन्य स्कूना को भी देखने पर जोर दिया था और पूरी आबादी 10 की संख्या में खड़ी थी, जिसमें छोटे बच्चे महिलाओं की टांगों के बीच थे। सभी की आंखें उस सुंदर दृश्य को देखने पर टिकी हुई थीं। यह एक अजीब दृश्य था क्योंकि अनपढ़ और अज्ञानी केनी ने सभ्यता के दो आधारों, युद्ध और व्यापार, का प्रतीक बनाने में सफलता प्राप्त कर ली थी, और यहाँ छोटे से लेकिन सार रूप में नेल्सन और विलेन्यूवे के जहाज पड़े थे। बड़े ऊनी जहाज नॉर्थम्बरलैंड जो डिक के माता पिता को पाम ट्री लाया था, माथा के वाइनयार्ड के वेले और चंदन के जहाज जो श्वेत व्यक्ति की बीमारी के पहले वाहक थे। एयोमा के लिए स्कूनर सबसे आकर्षक था। वह वेला को उसके कठोर कामों, उसके भारी डेविड्स और उसके छोटे कद के कारण जानता था। उसने उसे पहले भी वेला में देखा था, जिसका क्रूर चालक दल उतरा था और उसे भगा दिया गया था। वह जहाज को जानता था, उसने बहुत पहले के स्पेनिश जहाज में इसकी समानता देखी थी। फ्रिगेट ने उसे आकर्षित किया, लेकिन स्कूनर ने उसका दिल जीत लिया। ये केवल इतना ही नहीं था कि वह उसके रिग और नौकायन के तरीके को दूसरों के रिग और नौकायन के तरीके से बेहतर समझता था, यह उससे कहीं अधिक था। एयोमा एक सहज जहाज प्रेमी था, और जहाजों के प्रेमी के लिए स्कूनर सबसे अधिक आकर्षक होता है, क्योंकि स्कूनर सभी चीजों में सबसे सुंदर और सुंदर होता है, और उसके कैनवास के विपरीत आपके चौकोर रिग वाले जहाज का कैनवास सूखने के लिए लटकाए गए डिशक्लॉथ जैसा होता है। वो इस बात पर विचार कर रहा था जिस पर किर्नी ने अपनी सबसे अधिक प्रेमपूर्ण देखभाल खर्च की थी, और जिसमें कुछ भी कमी नहीं थी। वह मुख्य बूम, फोरसेल, स्टैंडिंग रिगन के उपयोग को सहारा देने वाले टॉपिंग लिफ्टों को समझता था। किर्नी अपने काम के माध्यम से उससे बात कर रहा था, और जिस तरह किर्नी ने डिक को ये और वह समझाया था, उसी तरह डिक भी एयोमा को समझा रहा था। सच में एक आदमी मर जाने पर भी बोल सकता है, जैसा कि किर्नी अब बोल रहा था। पाल को रीफ करने की विधि एयोमा को नहीं पता थी। डोंगी पाल को कभी रीफ नहीं किया जाता था। हवा को रोकने के लिए पाल के सिर को बांधकर कैनवास को छोटा किया जाता था। फोर कैनवास एयोमा को नहीं पता था, लेकिन वह इसे समझता था। उनके अंदर का अवचेतन गणितज्ञ, जिसने उन्हें भारी मौसम को झेलने में सक्षम और 40 या 50 लोगों को ले जाने में सक्षम महान डोंगियों का निर्माण करने में सक्षम बनाया, वह इस व्यवसाय के अभ्यास के बारे में सब कुछ जानता था। हालांकि उसने घूर्णन के केंद्रों, निरपेक्ष या सापेक्ष वेगों, प्रेरक शक्तियों या वस्तुओं की टक्कर के नियमों, जड़त्व या प्रतिरोध के दबाव या वेग के वर्गों या झुकाव की श्रृंखला के बारे में कभी नहीं सुना था। रारोटांगा के छोटे मॉडल के सामने अपने हैम पर बैठे हुए वो इन चीजों के बारे में कुछ नहीं जानता था, और फिर भी वह जानता था कि स्कूनर अच्छा था, कि जब हवा बीम पर होगी तो वह हवा के करीब थोड़ी सी छूट के साथ चलेगा, कि पतवार स्टीयरिंग पैडल से बेहतर थी, कि पाल क्षेत्र बड़ा होने के बावजूद उसे पलटने नहीं देगा, कि वह जहाज के रूप में उसने जो कुछ भी बनाया था उससे मीलों आगे था, कि आयत का निर्माता एक प्रतिभाशाली व्यक्ति था जिसके सामने वह एक मूर्ख था, यह नहीं जानते हुए कि किर्नी में आविष्कार करने की कोई प्रतिभा नहीं थी, और यह कि स्कूनर 3000 वर्षों में फैले 10 लाख लोगों का काम था। डिक के बगल में बैठी कटफा एयोमा को देखती रहती थी जब वो उस चीज के साथ खेलता और सोचता रहता था। उसके लिए यह कोई आकर्षण नहीं था। छोटी छोटी नावें हमेशा से ही उसे दूर रखती थीं। वे उसके और डिक के बीच एकमात्र विभाजन बिंदु थे। वह उनमें उसकी खुशी या रुचि महसूस नहीं कर सकती थी, और इस तथ्य से संभवतः एक अस्पष्ट पूर्वाभास पैदा हुआ कि शायद किसी दिन किसी तरह से छोटी नावें उन्हें अलग कर सकती हैं। जब एक महिला प्यार करती है तो वो एक आदमी की पाइप, उसके टेनिस रैकेट, उसके सबसे अच्छे दोस्त, किसी भी चीज से ईर्ष्या कर सकती है जिसे वह साझा नहीं कर सकती है और जो कभी कभी उसके ध्यान को उससे ज्यादा आकर्षित करती है। लेकिन ईर्ष्या का सार एकाग्रता है, और कटफा की हरी नज़र पूरे बेड़े पर नहीं बल्कि छोटे स्कूनर पर थी।
ये डिक का पसंदीदा था, क्योंकि यह एयोमा का पसंदीदा था। एक रात, ले मुआन के गायब होने के काफी समय बाद, इतने लंबे समय तक कि हर कोई उसे लगभग भूल चुका था, एयोमा ने एक सुखद सपना देखा। उसने सपना देखा कि वह सिर्फ 1 इंच ऊंचा था और स्कूनर के डेक पर खड़ा था। डिक भी उसी कद का हो गया था और उसके साथ आधा दर्जन अन्य लोग थे, और स्कूनर उस चट्टानी तालाब में था जो कैरोलिन लेगून के आकार का हो गया था। ओह, उस काम का मजा! वे मुख्य पाल को ऊपर खींच रहे थे और यह हेलियाड के खिंचाव पर चला गया, ठीक वैसे ही जैसे वह अक्सर मॉडल के छोटे हेलियाड पर अपनी उंगली और अंगूठे के खिंचाव से इसे खींचता था, लेकिन यह वास्तव में एक बड़ा पाल था और लोगों को इसे ऊपर उठाने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ी और यह वहीं पर सेट हो गया। फिर आगे का पाल ऊपर चला गया और जिब ढीला हो गया और एयोमा, खुशी से पागल होकर, टिलर पर था, वो टिलर जिसे वह अक्सर अपनी उंगली और अंगूठे से हिलाता था। फिर हवा के दबाव से वह झुकने लगी और आउट्रिगर, उसने एक आउट्रिगर ले लिया था, हवा में चला गया। वह आउट्रिगर की जाली देख सकता था जिसमें समुद्री डोंगियों की तरह पीने के लिए नट्स और खाने के बंडल बंधे हुए थे, और उसने अपने साथियों को चिल्लाकर उस पर चढ़ने और उसे नीचे लाने के लिए कहा। फिर वह जाग गया, पसीने से लथपथ लेकिन सपने के पहले भाग से चकाचौंध। 2 दिन बाद एक लड़का दौड़ता हुआ आया और काम पर जाते समय उसे चिल्लाने लगा, और मुड़कर एयोमा ने अपने सपने को साकार होते देखा। सभी पाल खींचे हुए और अपने दांतों में हड्डी दबाए हुए, बाढ़ की लहरों में बहता हुआ, छोटा स्कूनर अपने आकार से 1000 गुना बड़ा होकर खुशी खुशी लेगून में प्रवेश कर रहा था। ये किरमाडेक था।